हेलो दोस्तों। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सभी के सभी? राधे राधे। शाम में राधे। आगे बताइए मेरे भाई। मस्त, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। ऐसा ना बोला करो, बोला करो बहुत बढ़िया है। ठीक है। जिंदगी में खुश रहना सीखे। रोने वाले 99% है, हम चंद लोग हैं जिनको खुश रहना है। ठीक है। मरना आसान है, जीना मेरे दोस्त से टफ है। समझ रहे हो, मूवी का डायलॉग है। तो वैसे ही मेरे दोस्त, खुश होना टफ है। रोती तो दुनिया है कमाने के बाद भी। समझ रहे हो। चलो, अब आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बच्चों, बजट है। और आज हम लोग बजट को ना पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तुम लोगों को पता है क्या, बजट जो होता नहीं है, इसके दो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब कि एक तो कॉन्सेप्ट वाला जो कि कंसेप्चुअल होता है, और दूसरा वाला जो कहीं ना कहीं जिसमें हमको फैक्ट पढ़ने हैं। ओके, समझ में आया? नर्सरी प्री नर्सरी में ऐसी तो पढ़ते थे मेरे भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया था हम लोग का, जरा कंसेप्चुअल पे आते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात पर। हम लोग बजट जब पढ़ रहे थे तो बजट में हम लोगों ने देखा था रिसीट और एक्सपेंडिचर। ओके, रिसीट और एक्सपेंडिचर। ओके, जो रिसिप्ट में, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट आई थी, कैपिटल रिसिप्ट आई थी। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी टैक्स रिसिप्ट थी, नॉन टैक्स रिसिप्ट थी। और रेवेन्यू रिसिप्ट में भी आपकी मतलब ये हम लोगों ने देख लिए थे कि टैक्स रिसिप्ट में भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये पढ़ लिया था। ओके, फिर कैपिटल रिसिप्ट में तीन चीजें पढ़ी थी, और उसमें भी एक थी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, दो थी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। यही था दोस्तों, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक बजटरी डेफिसिट आया था, जिसमें कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट थी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट में आपका आया था कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। यही था मेरे भाई, यही था कि नहीं था? ये बताइए मेरे को मित्रों, जरा ये बताइए, ऐसा था कि नहीं? ऐसा था कि नहीं था? जी, बहुत बढ़िया। फिस्कल डेफिसिट, फिर हम लोगों ने देखा फिस्कल डेफिसिट में पता चला कि बजटरी डेफिसिट में तो एक लोचा था। क्या लोचा था? कि भाई साहब ऐसा था कि सरकार क्या कर रही थी कि इसमें जब भी अपना घाटा दिखा रही थी, तो वो क्या कह रही थी, एक्सपेंडिचर को इंक्लूड, मतलब जो ये बोरोइंग थी ना, लोन वाला पार्ट, उसको अपनी रिसिप्ट का पार्ट दिखाती थी। ऐसा था कि नहीं? अपनी रिसिप्ट का पार्ट दिखा रही थी। फिर हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट को कैसे निकाला कि भाई जो बजटरी डेफिसिट है, उस बजटरी डेफिसिट को ब्रेक किया, जैसा कि सिंपल शब्दों में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यही हम लोगों का पार्ट रहा था, या दूसरे शब्दों में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। या दूसरे शब्दों में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस डेट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। मेरे भाई यही फॉर्मूला बनेगा, हर तरीके से देख लो, यही फॉर्मूले बनेंगे। ए भैया, यही फॉर्मूले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आराम से तसल्ली से सोच लो, कोई दिक्कत ना। हम्म। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, माफ करेगा। वो ई लिख दिया, भावना समझो। ठीक है, अब सही है अभिजीत? अब सही है मेरे भाई? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा पार्ट? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जो है, उसको एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है मेरे भाई? इतना सभी के। अगर हम लोगों ने रेवेन्यू, अगर डेफिसिट निकालना, रेवेन्यू डेफिसिट, तो क्या करेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यही करना है, यही करना है। यहां तक कोई डाउट? इतना बता दो मुझे। सर डेट वाली रिसिप्ट बोरोइंग होती है ना बेटा, डेट मतलब ही उधारी है अंकुश। किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत है? किसी में अभी भी थोड़ा भी लग रहा हो संशय की सर इसमें गड़बड़ उसमें गड़बड़, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा? लास्ट क्लास गया तो ये समझ में आ जाएगा नहीं? अब
कुछ चीजें बोल रहा हूं, उन्हें जरा लिख लेना अपने पास। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर का सेशन आप लोगों का चलना चाहिए, और 12 PM का सेशन मेरे भाई आपको गलती से स्किप नहीं करना। आज कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज 12 बजे का सेशन स्किप किया है? जिन्होंने स्किप किया, क्योंकि आज मैंने जो सेशन कराया था वो कराया था न्यूज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस सेशन को गलती से स्किप मत करना। ये जो सीरीज चल रही है इसमें बहुत डिटेल में वो सारी चीजें कराने जा रहा हूं जो आरबीआई की वेबसाइट पे आती रहेंगी और आती रही हैं। यहां से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूं गलती से भी इसको मतलब स्किप मत करना। बहुत सारे आते हैं ना क्वेश्चन डेटाबेस, वो सारा डेटाबेस यहां पर करा रहा हूं। इसके अलावा मैंने न्यूज रिलेटेड टू बैंक जो कराए 7 पार्ट, उन 7 पार्ट को गलती से स्किप मत करना। सारी फाइल आपको इसमें मिल जाएंगी। आशीष गौतम आशीष गौतम जीए गुरु GURA टेलीग्राम ग्रुप है। 57 के यानी कि 57,000 प्लस बच्चे इस ग्रुप में जाके पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी। क्लियर है? ये देख लेना जरूर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हम लोग का नया डेफिसिट शुरू होने वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, कैपिटल स्ट्रिप तक हो गया था प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, बजटरी डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। अब इंटरेस्ट लायबिलिटी दोनों वाली रिसीव्ड हुई होंगी और पे की गई होंगी, तो जो नेट बची नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो इंटरेस्ट वाला पार्ट जब आप अपने डेफिसिट में से घटा देते हैं, जब इंटरेस्ट वाला पार्ट आप अपने डेफिसिट में से घटा देते हैं फिस्कल डेफिसिट में से, तो जो पार्ट निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्राइमरी डेफिसिट। ओके, क्लियर है मेरे भाई? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। अब मैं इसको डिटेल में जाके इसकी एनालिसिस यूं नहीं कराना चाह रहा कि यार मैं इसको एक एक करके तुम लोगों को ये समझाऊं कि हाँ इसका लॉजिक क्या, उसका लॉजिक क्या। वो हम लोग स्कूल टाइम में थोड़ा पढ़े या ग्रेजुएशन टाइम में। अपने के लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना है कि हाँ इन डेफिसिट के फॉर्मूले क्या है, बस इस पर फोकस करना है आप लोगों को। क्लियर है? ये चारों फॉर्मूले क्लियर है आपके मेरे भाई? यस लिख दो एक बार, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, कुछ हम लोग बजट के प्रकार पढ़ेंगे। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट तो आपको पता होना चाहिए, रिसीप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट। इन दोनों में कोई दिक्कत? इन दोनों में कोई दिक्कत मेरे भाई? मतलब सरप्लस बजट इज इक्वल टू ऐसी बजट जिसमें प्राप्तियां ज्यादा हैं और खर्चे कम है। ओके, मतलब हम लोग बिफोर जॉब बात करें तो हम लोगों का कैसा बजट बनता है? डेफिसिट बजट। हम लोग के खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। और जॉब के बाद काफी हद तक हम लोगों का जो बजट होता है वो कैसा है भाई? रिसीप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। ओके, बैलेंस बजट ऐसा होता है जिसमें कि आपकी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों ही बराबर है, तो ये आपका क्या कहलाता है? बैलेंस बजट कहलाता है। यहां तक कोई डाउट दोस्त? यहां तक कोई डाउट? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, ये सिंपल चल रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ रटने वाले पॉइंट पे। रटने वाले पॉइंट क्या है? चलो देखिएगा, बजट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कंटेंट पे फोकस रहना। द वर्ड बजट फर्स्ट टाइम was introduced by British Finance Minister Sir Robert Walpole in 1733। जो बजट है वो पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा 1733 में। जो बजट शब्द का असल में होता क्या था कि जब पहले बजट प्रेजेंट किया जाता था वो तो एक लेदर के बैग में लेकर आया जाता था। अब जब एक लेदर के बैग में बजट को लेकर आते थे तो बोलते थे बजट इज कमिंग, बजट इज कमिंग, बजट इज कमिंग। ओके, बजट इज कमिंग। तो वर्ड बजट उसी से डिराइव हुआ है। ये एक फ्रेंच वर्ड है बजट, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। तो लेदर का बैग आ रहा है, ये बोलते हैं लेदर बैग इज कमिंग, लेदर बैग इज कमिंग। तो वहां पर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बूजट। ओके, लेदर के बैग का मतलब होता है बूजट, और ये बोलते थे बूजट इज कमिंग। तो ये मिडिल फ्रेंच वर्ड है और इसी से बना यहां से बूजट से बजट। ओके, जो बजट था
बजट सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, 1860 में। ठीक है, तो बजट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 7th ऑफ अप्रैल 1860। ओके, 17 अप्रैल 1860 को बजट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन 18th ऑफ फेब 1869। देखो चीजों में अंतर समझना। फर्स्ट टाइम जब बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था वो सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ने 1733 में किया था। लेकिन जो इंडिया है यहां पर बजट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1860 में, 1860 में हुआ था। फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन 18th ऑफ फेब, 18 फरवरी को, 18 फरवरी को, यू कहें 18 फरवरी 1869 को 1869 में फर्स्ट इंडियन बजट को प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट, बजट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। हमारी जो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, वहां पर इसकी जगह शब्द इस्तेमाल किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिस आर्टिकल में है बजट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 112। ओके, आर्टिकल 112। तो बजट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as annual financial statement. Okay, as an annual financial statement. Former finance minister Morarji Desai presented budget maximum time 10 बार। मतलब सबसे ज्यादा अगर बजट किसी ने प्रेजेंट किया है तो वो मोरारजी देसाई साहब थे। उन्होंने भारत में सबसे अधिक बार 10 बार बजट प्रेजेंट किया है, 10 बार बजट प्रेजेंट किया। क्लियर है? मोरारजी देसाई वाज द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कि 1964 में, 1968 में अपने बर्थडे वाले दिन, अपने जन्म दिवस वाले दिन इस बजट को प्रेजेंट किया था। ये इकलौते वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन वाले दिन बजट प्रेजेंट किया। और मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंट करने वाले भी वित्त मंत्री यही हैं, मोरारजी देसाई साहब। और बजट शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट मेरे भाई? नेक्स्ट, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत का, जब भारत आजाद हो गया तो फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय आर के षटमुखम शेट्टी इन 1947, 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। एंड फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पास किया था। तो मतलब जॉन मथाई ने पहला बजट कौन सा प्रेजेंट किया था? रिपब्लिक भारत का। ओके, और जो इंडिपेंडेंट भारत का, मतलब स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था? आर की षणमुखम शेट्टी ने। इन 1950-51 बजट वित्त मंत्री जो थे तत्कालीन जॉन मथाई साहब, इन्होंने अनाउंस किया था प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए, मतलब योजना आयोग। जो आज के वक्त में नीति आयोग है, ये पहले योजना आयोग हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो 1950-51 में फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? इतना रिवाइज कर लो जल्दी से।
यहां तक क्लियर है दोस्त? मतलब ये है कि 1950 और 51 के बजट में ही प्लानिंग कमीशन को बनाने की बात की गई थी, और उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था जॉन मताई साहब ने, तब कहा गया था, मतलब उसी में अनाउंस हुआ था कि प्लानिंग कमीशन बनेगा। सब फर्स्ट स्लाइड शो लिखे, तो वो रीड कर लो, जल्दी से देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन इसको भी इतना धीमे धीमे मत पढ़ो, आराम आराम तो मतलब, लेकिन फिर भी जल्दी कोशिश करो, ठीक है? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया अपना, एक बार वो सारे पॉइंट देख लूं, कहीं कोई मिस ना हो जाए बस। डन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है? ये हो गया यहां तक। नेक्स्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी रेलवे बजट वाज सेपरेटेड। असल में क्या था, पहले जो बजट हुआ करता था वो एक ही होता था आपका, मतलब कहने का ये एक होने का कि रेलवे बजट और यूनियन बजट ये अलग अलग ना होकर एक ही होते थे। लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी की रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1924। इस बात को ध्यान रखना, स्टैटिक जीके में एक महापैक में आएगा। हाँ जी भैया, बैंक महापैक में है स्टैटिक जीके, ठीक है? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन बजट या यू कैन जनरल बजट। किस वर्ष में? तो ये है 1924 में, 1924 में। कब है मेरे भाई? 1924 में। अ कमिटी हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर विवेक रॉय। अब देखो 1924 में तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन इनका भरत मिलाप किसने कराया? विवेक रॉय ने। विवेक देव रॉय सजेस्टेड दी अमलगमेशन ऑफ रेलवे बजट एंड यूनियन बजट फ्रॉम 2017-18। 2017-18 से अमलगमेशन रहा विवेक रॉय के कहने पर। तो मतलब किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको अलग अलग किया गया था? तो भाई एक्वर्थ कमेटी। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? एक किया गया विवेक देव रॉय, ठीक है भाई? क्लियर है इतना सभी के? ओके नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखना, एक लिखिएगा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग लिखना है जरा। अ जनरल बजट by the government which allocate funds on the basis of gender is gender budgeting। क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है मेरे भाई, क्या मतलब है इसका? असल में एक बात बताओ, कहां पर महिलाओं के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? जहां पर डिस्पैरिटी होगी, जहां पर असमानता होगी। भारत की बात करते, पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, और यहां पर कहीं ना कहीं तो फीमेल को, अगर आप लोग थोड़ा, अब तो यहां पर काफी चीजें धीरे धीरे कम हो रही है, बस अगर हम लोग पहले की वक्त की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन काफी है। इवन आप देहात की तरफ, टाउन की तरफ चले जाएंगे, डिस्पैरिटी बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, बहुत ज्यादा। कहा जाता नहीं भैया लड़कियां हुई है, चलिए ठीक है घर में रहिए, पर्दा करिए, आराम से घर में रहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। हर जगह पे मेरे दोस्त ऐसा ही रहता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसको काटने के लिए, इसको कम करने के लिए सरकारों ने क्या किया, देशों ने क्या किया, स्पेशली जो वीमेन है उनके लिए बजट में फंड रखना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो मेरे भाई? अलग से फंड रखना उनके लिए स्टार्ट कर दिया, और ये कह रहा है यहां पर जेंडर बजटिंग। तो जनरल बजट, जेंडर बजट, a general budget by the government which allocate fund on the basis of gender is called gender budgeting। ओके, जो जेंडर बजटिंग है, इसके पॉइंट को जरा लिखना। ये इंडिया में कब से स्टार्ट होगा? जीबी स्टार्टेड
in India with the union budget, यूबी यानी कि यूनियन बजट 2006-7। इंडिया में जो जेंडर बजटिंग थी वो कब से शुरू हुई थी? बजट 2006-7 के बजट से, जिसमें कि स्पेशली वीमेन के लिए 28,000 करोड़ के लमसम यहां पर फंड दिया गया था। समझ में आया मेरे दोस्त? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ मेरे दोस्त जेंडर बजटिंग वाला? आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है धवल, क्यों नहीं आवाज आ रही? अच्छे से आवाज आ रही है। आप यूं समझ लीजिए थोड़ा, जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में वीमेन को लेके, मतलब जेंडर बजटिंग अगर हो रही है तो जो मिनिस्ट्रीज को फंड भी अलोकेट किया जा रहा है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हाँ ठीक है, ये वीमेन ओरिएंटेड काम ही हमको करना है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जेंडर बजटिंग। अमाउंट फिर से बता दो, अमाउंट इज नॉट सो मच इन मटीरियल। ओके चलिए अब नेक्स्ट एक ना, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं गोल्डन रूल। अक्सर यार ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, पूछा भी गया था। गोल्डन रूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन रूल ऑफ बजट? आंध्र प्रदेश में जेंडर बजट, हाँ जी जेंडर बजट यही वाला है, जेंडर बजट। आंध्र प्रदेश ने अभी जेंडर बजट प्रेजेंट किया था। अच्छा एक चीज बताना, मैं बहुत सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप जो पैसा लेकर आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप में से व्यक्ति है, आप किसी अपने मित्र के पास गए, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त के पास गए, उससे कहा यार भाई मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप उन्होंने कहा ठीक है ले जा। आप वो पैसे सिर्फ अपने शौक मौज पूरे करने के लिए लेकर आए हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी तक डैडी के पैसे से टैडी को टैडी दे रहे थे, अब अपने मित्र के अड़ोसी पड़ोसी के पैसे से भी मेरे भाई टैडी को टैडी दे रहे हो। अब मुझे इतना बता दो, क्या ये सही है कि नहीं है? ये सही है कि नहीं मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, बताइए सही है कि नहीं? नहीं बिल्कुल। मतलब अब सोचिए, अगर आपने अपने मित्र के पैसे लिए होते और उससे अगर कोई काम शुरू किया होता, अगर उससे कोई काम भी शुरू किया होता, तो वो आपको कहीं ना कहीं अर्निंग करके दे रहा होता, और वो अर्निंग करके या यूं कहें उसका रिटर्न मिल रहा होता, तो आप अपना जो डेट है वो भी पे कर पाते। यस और नो मेरे भाई? तो इसका मतलब ये गलत है। चलिए बहुत बढ़िया, तुम सब योग्य हो। तुम लोगों को सच में बता रहा हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सब योग्य हो। तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, बस वही है, तुम्हारे अंदर की योग्यता निकालने वाला नहीं है कोई। अमाउंट दैट अ गवर्नमेंट, अमाउंट दैट अ गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट। इसका एक और सवाल का जब एक और बन सकता है एग्जांपल, अब मोदी जी गए भैया, लंदन गए, पेरिस गए, हांगकांग गए, यहां गए, वहां उज्बेकिस्तान या हवा साहब गए मोदी जी, अब वहां से वो पैसा लेकर आते चुनाव करने के लिए, अगर वो वहां से जो पैसा लेकर आ रहे हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेकर आ रहे हैं, तो ये तो घोर पाप कर रहे हैं मेरे भाई। उस पैसे को लेकर आइए, भारत में व्यापार सेटअप करिए, भारत में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाइए, तो बढ़िया भी है, अपॉर्चुनिटी होंगी। लेकिन अगर आप उस पैसे को लेकर आओ और उस पैसे को बस ऐसे ही खर्च कर दो, तो ये बेवकूफी है। तो जरा देखना, अमाउंट दैट अ गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट एंड नॉट टू फाइनेंस करंट स्पेंडिंग।
मतलब ये सोच लीजिए जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, अब आप जो पैसा उधार लेकर आ रहे हो, मतलब एक तरीके से देख लो, देखो यहां पर मजेदार चीज कितनी है, मतलब एक चीज देखो कितना बढ़िया ये गोल्डन रूल क्या कहता है, अगर अब तुम लोगों को मजा आएगा देखो समझने में। देखो जब नॉलेज अच्छी मिल रही हो ना तो उसे जरा गेन किया करो, और देखो क्या लॉजिक है यहां पर। लॉजिक ये है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें बोरोइंग वाला अमाउंट इस्तेमाल मत करो, मतलब कि अगर आपको अपने डिपार्टमेंट को रन कराने के लिए सैलरी देनी है तो आप ये मत करो कि आप जो कैपिटल रिसिप्ट लेकर आए हो, कैपिटल रिसिप्ट में जो लोन वाला पार्ट है जो बोरो कर कर लेकर आए हो उसको फाइनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मत करो। आप जो कैपिटल रिसिप्ट ला रहे हो उसका इस्तेमाल आप कहां पर करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि आप असेट क्रिएट करो, आप यानी कि असेट क्रिएट करो, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहां से रिटर्न मिलेगा। तो यही है गोल्डन रूल ऑफ बजट कि अमाउंट दैट शुड बोरो, अमाउंट दैट अ गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट, ओनली वर्ड लिखा है, ओनली टू इन्वेस्ट, सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, नॉट टू फाइनेंस करेंट स्पेंडिंग। लोन लाओ तो पूंजी बनाने के लिए, यस बॉस। समझ में आया, क्लियर हुआ ये बुद्धिमानी वाला फैसला है। समझ में आया, मतलब यहां से क्या समझ में आया, समझ में आया, लेकिन यहां से क्या समझ में आया, गवर्नमेंट उस पैसे का गलत यूज करती है तो कौन एक्शन लेगा, कहां यार, कहां इतना भ्रष्टाचार है, कौन लेगा मेरे भाई। अभी तुम ये मैसेज कर रहे हो, तुम ही को बोल दो जाओ लड़ो जाकर, सिस्टम से लड़ लोगे, नहीं लड़ पाएंगे यार, हम बहुत छोटे लोग हैं यार, सरकार है, कब किसको कहां गायब कर दिया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा है बस, क्रांतिकारी बन के कुछ होने वाला नहीं है। यहां तक समझ में आ गया, ये दोनों चीजें क्लियर है, जेंडर बजटिंग क्लियर है आपके, और ये गोल्डन रूल क्लियर है बजट का। बोरो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, खर्चे के लिए नहीं। आप यूं देख लो ना, कैपिटल रिसिप्ट का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का इस्तेमाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होगा, बात खत्म। गोल्डन रूल दोबारा बताओ बेटा, गोल्डन रूल ये है, इशिका सुनो, गोल्डन रूल ये कहता है कि तुम ना अपनी मित्र से पैसे लेकर आई कि सुनो सुनो मुझे ना इन्वेस्टमेंट करना, आशीष सर का वॉरियर बैच लेना Y168 कोड लगा के। अब तुम अगर उस बैच को लेती तो वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तुम्हारा, ठीक, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता नहीं होता तुम्हारा, तुम उससे अपनी नॉलेज गेन कर रही हो, एग्जांपल दे रहा हूं। अब तुमने क्या किया, तुम्हारी पड़ोसन एक और आ गई, सुन बहन देख फलाने वाले की गोलगप्पे बड़े बढ़िया है, लॉकडाउन के बाद गोलगप्पे वाले की ठेला है, चल उस पे चल रहा है, उस पे खा के आते हैं, ठीक है, दिख दिख देख मोमोज वाला चल मोमोज खा के आते हैं। और भाई साहब आशीष गौतम सर इंतजार कर रहे, कोई Y168 लगाए, बेटा तुमने तो गोलगप्पे में उड़ा दिए, ठीक है, तुमने तो बेटा इधर उधर सब उड़ा दिए, फिर क्या करोगी। अब दिस इज नॉट अ राइट वे, ओके। जब आपको पैसा जो बोरो करके लेकर आ रहे हो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करो, ये बजट का गोल्डन रूल कहता है। तो आप उसको बजाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करने की कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करो, आपकी असेट तो क्रिएट होगी, आपको उससे रिटर्न तो मिलेगा। तो आपके जो पैसा बोरो कर रहे हो उसका इस्तेमाल पहले तो उधार देने वाला कोई होता नहीं है, और अगर उधार देने वाला है तो उधारी मिल रही है तो उसका इस्तेमाल तो सही से करो। आपकी गैप ब्रीफ क्या कर रही है पता नहीं मेरे भाई, हो सकता है अभी क्लास देख रही हो सकता है मेरे भाई इस टाइम पर कहीं कहीं और घूम रही हो मेरे भाई, ठीक है। अब पता नहीं है ना कहां कौन किसके साथ है। चलो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ बजट हो गया, यहां तक हो गया। अब चलो आगे आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड।
कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड। असल में है क्या कि सरकार की ये तीन तिजोरी हैं। कौन कौन सी है मेरे भाई? एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड, अब क्या मतलब है इसका, इसको हम लोग यहां पर रीड करने जा रहे हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड। आप में से किसी को आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड? नहीं आइडिया? चलो अच्छा, तुम लोगों ने एक मूवी देखी थी, वो मूवी थी अक्षय कुमार की और उसमें सलमान खान भी था। वो तीन तिजोरी है, तीन वो अपनी गुल्लक बनाता है, ठीक है। एक माँ की आंखों के इलाज के लिए समथिंग लाइक, एक बहन की शादी के लिए और तीन शायद इस तरीके की तीन गुल्लक बनाता है ना। मुझसे शादी करोगी, है ना, यही तो था मेरे भाई, ठीक है, मुझसे शादी करोगी। और ये तीन गुल्लक क्या होती हैं, उसमें वो क्या करता है, अपनी इनकम का थोड़ा पार्ट इसमें डालता है, थोड़ा पार्ट इसमें डालता है और थोड़ा पार्ट इसमें डालता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है मेरे दोस्त? हाँ। उसी प्रकार सरकार की भी तीन गुल्लक है मेरे भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड। जैसे सरकार की जितनी भी रिसीप्ट है उनको इन फंड में डाला जाता है मेरे भाई, इन फंड में डाला जाता है। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड। थोड़ा हल्का समझ में आया? सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो सारी की सारी कहां जाती? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड। इनको समझने जा रहे हैं। इस मूवी में तो ये होता है मेरे भाई, तीन गुल्लक तो बनाता है, फिर असल में एक जिंदगी में कोई मेरे दोस्त बाहरी व्यक्ति आ जाता है और जैसा बाहरी व्यक्ति आता है उस दौरान ये सारी गुल्लकें फूट जाती हैं। तब उसको माँ का इलाज, बहन की शादी और बाकी के पैसे उसे भगवान वाले कोई दिखाई नहीं देते। तो यही तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो थोड़ा रोक देना मेरे भाई, नहीं तो समझ रहे हो जो सोचा वो नहीं हो पाएगा। ओके, अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले हेडिंग लिखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हेडिंग लिखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फटाफट से। आज मैं बजट भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को थोड़ा सा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। This fund is filled by all revenue receipt plus capital receipt. This fund is filled by all रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। अब इसमें आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जितने भी इंटरेस्ट आ रही है लोन पर, ठीक है, जितने भी आपके जितने भी पैसे आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट के थ्रू, वो सारा का सारा किस फंड में जाता है? मेरे भाई, दिस फंड इज फिल्ड बाय all revenue and all receipt and expenditure। ये क्लियर है मेरे भाई? the provision of this fund is given in article 266(1) of Indian Constitution, of the Constitution of India। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें जितनी भी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर है वो सारी क्रेडिट होती हैं, और इसमें जो ये जो फंड है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है?
आर्टिकल 266(1) में फिर दोबारा सुनिएगा, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें सारा का सारा पैसा आता है आपका रिसीप्ट वाला, ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, ओके। और इस ही फंड की बात करें और इसी फंड से सारे एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं। और इस फंड का लेखा जोखा कहां पर, इस फंड के बारे में कहां पर वर्णन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भारत के संविधान में किस आर्टिकल में किया गया? ऑल बजट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बात की गई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266(1। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? भाई राइटिंग पे मत जाना यार, ठीक है? राइटिंग बिना लाइन के मैं लिख नहीं पाता हूं थोड़ा, ठीक है? द गवर्नमेंट, या यू कैन सिर्फ गवर्नमेंट लिख लो, गवर्नमेंट meets all its expenditure from this fund। मतलब सरकार जो अपने सारे के सारे खर्चे करती है वो किस फंड से करती है? इसी फंड से। सरकार जो अपने सारे के सारे खर्चे करती है वो किस फंड से करती है? इसी फंड से। गवर्नमेंट मीट ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड, ओके। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ फ्रॉम दिस फंड। मतलब ये है कि गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होंगे, ऑल एक्सपेंडिचर, वो इसी फंड से होंगे। और लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट को कोई खर्चा करना है तो जो भारत की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल उनको लेनी पड़ेगी, तब पैसा इस तिजोरी से बाहर निकलेगा। विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल आप इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते इस फंड में से। अगर गवर्नमेंट को इस फंड में से विड्रॉ करना है तो उनको पहले प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो देखो पॉइंट क्या है, सारे रिसीप्ट, सारे एक्सपेंडिचर इसका पार्ट है। इस फंड का जिक्र आर्टिकल 266(1) में किया गया है। गवर्नमेंट को ऑल जो एक्सपेंडिचर है इस फंड से ही करने होते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो यहां पर लेनी पड़ेगी अगर हमको पैसा निकालना है इस फंड में से। यहां तक क्लियर है? लक्ष्मीकांत, मैं तुम्हें अंग्रेजी ना पकड़ो भाई, ठीक है? भावनाओं को समझो। अंग्रेजी हम पढ़ाएंगे तो संतोष सर के पेट पे लात पड़वाओगे हैं? भाभी कहेंगी ए भैया तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कहा क्या भाभी क्या कर दिया? एक तुमने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने कहा क्या कर दिया? तुम्हें बाई 168 से पैसे नहीं आ रहे थे कि मैंने क्या कर दिया बताओ ना? ये तुम अंग्रेजी पढ़ाने लग गए हैं? मतलब क्या चाहते हो कि सब तुम ही पढ़ा लोगे क्या है? हमने कहा नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता, टेंशन ना लो। समझ लो मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट गाइस, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखिएगा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसे हिंदी बोलते हैं आकस्मिक निधि। अच्छा, इस फंड का की बात करें, इसके प्रोविजन इज गिवन इन आर्टिकल 266(1). अब इस फंड के देखते हैं।
द प्रोविजन दिस फंड इज गिवन, आइडिया किसी को आइडिया किसमें, इज गिवन in article 267(1), आर्टिकल 267(1) किसमें मेरे भाई, आर्टिकल 267(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कहने का यह है कि इस फंड की बात करते हैं तो इस फंड की मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं, इस फंड का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 267(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 267(1) में इसका जिक्र किया गया है। ओके, क्लियर है भाई? 267(1) its corpus is rupees 500 करोड़। इसका कॉर्पस कितना है, मतलब कोश, इस कोश, इसकी लिमिट, कॉर्पस कितना है, पीडीएफ में लिखा नहीं, मैं सुमन कुमार लिख कुछ सोच के लिखा रहा हूं ना, ये नहीं तो मैं पढ़ा के निकल जाता हार्डली 10 मिनट में। ठीक है, इट्स कॉर्पस इज रुपीज 500 करोड़। अब ये जो 500 करोड़ है, इसको बजट 2021-22 में बढ़ाकर कर दिया गया है 30,000 करोड़। कितना कर दिया गया है, 30,000 करोड़। हाँ जी, कॉर्पस मतलब इतना ही फंड होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अर्लियर कॉर्पस वाज 500 करोड़, अर्लियर कॉर्पस वाज 500 करोड़, नाउ इट इज 30,000 करोड़। पहले तो ये 500 करोड़ था, अब ये 30,000 करोड़ हो गया है। ओके, कंसोलिडेटेड फंड का क्या है, उसका नहीं है मेरे भाई। क्लियर है गुरु? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अब से 30,000 है। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन आएगा कि एज पर बजट 2021-22 जो कंटिजेंसी फंड है ना, उसका कॉर्पस बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो आंसर बनता है इसका कॉर्पस 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। फंड का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रग का मतलब दवाई होता, फंड का मतलब पैसे से संबंधित है। यहां पर पैसे की बात हो रही है, मतलब कि अक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया फंड यहां पर। ठीक है, अब से 30,000 करोड़ कर दिया गया भाई, 500 से 30,000 करोड़। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड्स दिस फंड on behalf of the President of India। Oh my God, मतलब कि ये जो फंड है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब के पास मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लेकिन उनके बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ये यहां पर फंड मेंटेन करते हैं, जिसका कॉर्पस होता है 30,000 करोड़। कितना मेरे भाई, 30,000 करोड़। ओके, ठीक है, ऑलवेज के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है भाई, ऑलवेज है। ओके,
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस फंड, अब इस फंड का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? अब कुछ पैसा जैसे कि तुम अपने वॉलेट में, अपने पर्स में छुपा छुपा कर रखते हो, नहीं रखते हो? कैसे रखते हो सर? कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, वही वाले मेरे भाई। आंसू सुनो ना, अब भाई सुनाने की, अब उनकी सुननी है तो कुछ तो धन तो होना चाहिए। अब तो चलो जॉब करते सुन ले, अगर जॉब से पहले बोल दिया आंसू सुनो ना, तो मेरे भाई कि मतलब ये सोचो कि पेट्रोल जो बची गाड़ी में पड़ी है वो निकालनी पड़ जाएगी, बेटा इसको बेच के आओ, चलो भैया घूम के आना है, ठीक है, अब उसमें से बचा के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरे भाई क्या किया जाए? तो ऐसे में मेरे दोस्त ऐसे फंड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनसीन फ्यूचर, या यूं कह सकते हैं अनसीन या अनएक्सपेक्टेड, कुछ फ्यूचर में होने वाला उसके लिए रखा जाएगा। अब वो सोचो मेरे दोस्त, कुछ भी आकस्मिक हो गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, नेचुरल क्लैमिटी हो गई, तो उसके लिए यहां से फंड निकाला जाएगा। तो दिस फंड इज यूज्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड। कभी कभी तुम लोगों को लगता होगा ना, आशीष गौतम अपने टाइम में बहुत ज्यादा मतलब उस टाइप का रहा होगा, है ना? लगता होगा ना तुम लोगों को, ऐसा लगता है नहीं लगता मेरे भाई? नहीं लगता बेटा, याद रखना, खाली बर्तन ही बचते हैं। तो हम वो खाली बर्तन है जिन्होंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया है, बस दोस्तों को देखते रहे देखते रहे देखते रहे मेरे भाई, पता चल गया हाँ ठीक है मेरे भाई, अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनो इस बात को कि इस फंड का इस्तेमाल किस लिए किया था। दिस फंड इज यूज्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बिहुंग साहब का, कि इसके लिए पैसा कहां से आता है। ठीक है, ये जो पैसा आता है ये कंसोलिडेटेड फंड से आता है। ये तिजोरी ऐसी है कि ये पैसा जो आता है कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा आता है। जितना खाली होता चला जाएगा फिर दोबारा इस फंड से इसमें भर देंगे, जितना खाली होगा फिर दोबारा भर देंगे, ठीक है, जितना खाली होगा मेरे भाई फिर दोबारा भर देंगे। क्लियर दोस्त? नेक्स्ट गाइस जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, ठीक है, रिक्वायर्ड आफ्टर, मतलब प्री नहीं है, पोस्ट रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड आफ्टर द एक्सपेंडिचर। अब वही वाली बात हो गई कि सिर्फ पट गया है क्या, पहले फॉर्म भरे कि पहले लाज कराए? एम बोले तो बोले तो बोले तो एम बोले तो, याद आ रहा है मेरे भाई? मुन्ना भाई बोले तो MBBS, वही मेरे भाई। ठीक है, पहले इलाज करें कि पहले फॉर्म भरे? तो रिक्वायर्ड आफ्टर द एक्सपेंडिचर, पहले खर्चा कर लो जहां जरूरत है वहां पर, उसके बाद अप्रूवल ले लेना। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट सारे के सारे? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्लियर हुआ? सेकंड लास्ट, अब यार ये तो लिखा है ना सिंपल, ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसका यूज कैसे होता है फ्यूचर में? मतलब अनसीन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, आपने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, उनके लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लड ड्रॉट काइंड ऑफ। थर्ड ये पॉइंट ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये फंड होता है, इनके बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है वो इस फंड को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, गोल्डन रूल भी हमारा हो गया। अब आते हैं यहां पर पब्लिक अकाउंट फंड पे, पब्लिक अकाउंट फंड। जैसा आज सुनने में आ रहा है IBPS का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो तुम लोग सीट बेल्ट अपनी बिल्कुल बांध लो मेरे भाई, ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही है। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोविजन ऑफ दिस फंड, the provision of this fund is given
in article 2662, okay? There is a news on YT that mains may be conducted on 25th August instead of July 31st. तुम लोग 31 जुलाई मान के चलो। ये जो बेवकूफ है ना, ये बार बार बोलते 25 अगस्त मत मानना, तुम 31 जुलाई मानना। जब तेरे को एग्जाम खत्म हो तो ऐसे पढ़ना कि मुझे 18 दिन में मेंस खत्म करना है, सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? ये 25 अगस्त तक शांत बैठने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ लो जितना बोल रहे हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस फंड इज गिवन इन आर्टिकल 2662, ओके? 2662 क्लियर है? हाँ पढ़ो, बस पढ़ो, चुपचाप पढ़ो। क्लियर है मेरे भाई? ध्यान सुनिएगा। The government does not need permission to take from this fund, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में प्री अप्रूवल, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पोस्ट अप्रूवल, पब्लिक अकाउंट फंड में नो अप्रूवल। क्लियर? ये मेरे भाई क्लियर? अब इसमें जो पैसा आता है वो ऐसा आता है जो सरकार को वापस करना पड़ता है। सरकार को जो पैसा वापस करना पड़ता है, जो कि मेरे भाई लाइक जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ये जो प्रोविडेंट फंड होता है इसका पैसा, ठीक है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी सरकार को पैसा आ रहा है, जो भी सरकार को पैसा आ रहा है, जो कि मेरे दोस्त उन्हें रिफंड करना है, जैसे कि पेंशन का पैसा आ रहा है, वो किस में जाएगा? पब्लिक अकाउंट फंड में। पब्लिक का पैसा मेरे भाई, ठीक है, बैंक की तरह। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही है मेरे दोस्त। समझ में आ गया ये वाला? ओके, जो भी पैसा सरकार का, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड हो गया, या दोस्तों पेंशन का पैसा हो गया, सरकार को वापस करना है, वो आपका पब्लिक अकाउंट फंड में आता है। ओके क्लियर हो गया? सिंपल है। थर्ड पॉइंट, मतलब मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का पैसा हो गया, ये सरकार इसमें रखती है पब्लिक अकाउंट फंड में, एक समय के बाद उनको वापस करना पड़ता है। तो ये जो फंड है ये सरकार के लिए काइंड ऑफ लायबिलिटी नहीं हो गया एक तरीके से, कि भाई हाँ इसका जो पैसा आया वो भविष्य में उन्हें लौटाना ही पड़ेगा पब्लिक अकाउंट फंड का, ठीक है? अब जरा सिंपल शब्दों में एक एक बार इनको जरा पॉइंट को नटशेल में समझ लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड। ओके, पब्लिक अकाउंट फंड ध्यान से सुनेगा, ध्यान सुनेगा। इसमें जो इनकम आती है वो सारे रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट आ गया आपके, या यू कैन टैक्स आ गया, नॉन टैक्स आ गया, सारा का पैसा इसमें आ गया मेरे दोस्त, सारा का सारा पैसा। इसका कॉर्पस होता है, इसमें पैसा क्रेडिट यहीं से किया जाता है। इसका कॉर्पस 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया इसी बजट से, ठीक है? इसमें किसका पैसा आता है? पब्लिक मनी, पब्लिक मनी, जो पैसा सरकार को वापस करना है मेरे दोस्त, पब्लिक मनी, ठीक है? अदर देन कंसोलिडेटेड फंड जो भी है ये हो गया। ये इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे यहीं से किए जाएंगे। यहां पर जो होंगे वो अनफोर्सीन होंगे, मतलब जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस जो आपने सोचे नहीं है, ठीक है? और इसमें तो एक्सपेंसेस क्या है, ये पैसा ही वापस करना पड़ेगा सरकार को। उनके पास मेंटेन होता है ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये उन्हीं के पास मेंटेन होता है, लेकिन अब वो तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर ये वित्त मंत्रालय, वे सेक्रेटरी है, वो करते हैं।
ठीक है गाइस, क्लियर है? इसमें जो अप्रूवल है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, इसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, इसमें पोस्ट अप्रूवल की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ये किस आर्टिकल में डिफाइन है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में डिफाइन है मेरे भाई? 2661। ओके, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसमें? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 2671। और पब्लिक अकाउंट फंड किसमें है? 2662। सिंपल शब्दों में समझ में आ गया मेरे दोस्त ये? हाँ। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन की बात चल रही है, और अभी मेरी बात हुई थी डायरेक्ट आईबीपीएस में, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम शाम तक निकाल दें। ओके, ठीक है। लो, तुम हंस रहे हो, मतलब तुम इतना हल्का समझते हो भाई को, मतलब 20,000 रुपए कमा रहा हूं तो क्या मतलब मैं आईबीपीएस में बात नहीं कर सकता? ऐसा सोचते हो तुम? क्लियर है मेरे भाई? आप इतना स्लो क्यों कराते हो? अरे यार, स्लो नहीं करा रहा हूं मैं, बहुत फास्ट करा रहा हूं। तुम्हारे सिस्टम हैंग हो गया, इतना स्लो स्लो चल रहा है। इतना क्लियर है, ये बताओ बस। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। क्लियर है? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ब्रेक टाइम है बीटी। कितने पे आते हैं? 4-6 पे मिलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन भी बाकी बचा कुछ, आज ही कंप्लीट करना है। सर थोड़ी एनर्जी लाओ। अबे सलेश मीना, एनर्जी लाओ। जवाब तो मेरे पास बहुत बढ़िया है मेरे भाई, लेकिन बीइंग अ टीचर में जवाब दे नहीं सकता, ठीक है? इसलिए चुपचाप पढ़ लो ध्यान से। ब्रेक टाइम है 5 मिनट का, मिलते हैं।
हेलो दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, इंटरिम बजट। इंटरिम का मतलब क्या होता है? अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है? इंटरिम, इंटरिम मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा बेल, बेल मिलती है ना, टेम्परेरी लोगों को मिलती है, 2 हफ्ते 10 हफ्ते ऐसे करके मिलती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। इंटरिम बैच आ रहा है, इंटरिम क्लास आ रही है, छोटी क्लास आ रही है, छोटे टाइम के लिए आ रहा है। ओके, तो ये इंटरिम बजट है। अब इस बजट को कब प्रिपेयर करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इट इज प्रिपेयर्ड, it is prepared in case of special situation like, अच्छा आपको पता है 2014 में मोदी जी आए थे? क्या आपको पता है 2014 में मोदी जी आए थे? सबको पता है मेरे भाई, अपना नहीं पता होगा लेकिन उनका जरूर पता है मेरे भाई। मोदी जी को कौन भूल सकता है, 2014 में आए थे। और जब ये 2014 में आए थे तो मेरे भाई ये बताइएगा कि बजट कब प्रेजेंट होता था? बजट कब प्रेजेंट होता था? चलो अब 1 फैब को हो रहा है, तब तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब होता था भाई। याद नहीं याद है? हाँ सर, लेकिन जब मोदी जी आए थे उस टाइम तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जो थे, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। लेकिन वो बजट का इंतजार किए थे क्या? ए मेरे भाई बताओ, वो बजट का इंतजार किए थे क्या फरवरी आने का? अब तो चलो 1 फैब को बजट प्रेजेंट हो रहा है मेरे भाई, तब के बजट, तब क्या करे थे? वो बजट लाए थे कि नहीं लाए थे? तब वो बजट लाए थे कि नहीं लाए थे? पूजा जी आप ही को नहीं आ रहा? तब लाए थे मेरे भाई, लाए थे। और फिर मेरे दोस्त फरवरी में भी बजट आया था। तो जब वो आए थे और तब तक लाए थे जब तक फरवरी में बजट, कंप्लीट बजट नहीं आया था। तो उस दौरान के टाइम पीरियड के लिए जो बजट लाया गया था वो था आपका इंटरिम बजट, ठीक है। तब उस टाइम के दौरान मेरे भाई जो बजट लाया गया था वो कौन सा था? इंटरिम बजट। इट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ स्पेशल सिचुएशन लाइक इलेक्शन, ओके, लाइक वॉर, लाइक नेचुरल क्लेमिटी। समझ में आया मेरे दोस्त? इंटरिम बजट का मतलब क्लियर हो गया? मतलब ये है कि भाई देखो कंप्लीट, अब देखो तो सरकार तो चलाएंगे, इंतजार तो करेंगे नहीं कि बजट आएगा तब करेंगे। अब पुरानी सरकार क्या बजट लेकर आई थी, उनसे उन्हें क्या करना। अब वो सरकार नहीं आई है तो वो बजट लेकर आएंगे अपने हिसाब से, फिर जितने भी मंत्रालय उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जाओ बेटा काम करो। समझ में आ गया? बजट क्लियर हो गया? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, जिसमें 3-4 पॉइंट बाकी हैं। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? आप लोगों ने जब कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू देखोगे या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टेटमेंट आता है,
वहां पर एक वर्ड यूज किया था हेडलाइन इन्फ्लेशन, या एक वर्ड यूज किया था कोर इन्फ्लेशन। क्या मतलब है इसका? हेडलाइन इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या? जरा इसको रीड कर लो, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रीड कर लो इसको। करंट अफेयर्स का बैच कब से आ रहा है? हफ्ते भर में मैं आपको फाइनल करके बता दूंगा करंट अफेयर्स का बैच कब से आ रहा है। इट इज अ टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। Headline inflation figure include inflation in the basket of goods that include commodities like food and energy. It is different from core inflation which exclude food and energy. Blah 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 blah. इसे छोड़िए, इसे यहां से लिंक करिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ कॉमन मेजर ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ये है कि वो इन्फ्लेशन का रेट विच इज बेस्ड ऑन सीपीआई इज कॉल्ड दी हेडलाइन इन्फ्लेशन। अर्लियर डब्ल्यूपीआई वाज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब पहले भाई डब्ल्यूपीआई था, सीपीआई जब आया, सीपीआई को डब्ल्यूपीआई से ओवरलैप करके लेकर आए, तो यहां पर जो ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस ही को यहां पर हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसके तहत ये वाला तीसरा वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी समझ में नहीं आएगा। ये दूसरा वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो रहा है। मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना बताओ। यस रानी यादव, अब जरा देखो, कोर इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। कोर इन्फ्लेशन से समझ में आ जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन और बेहतर तरीके से। कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन एनर्जी एंड फूड। क्या बे उल्लू पने की बात करते हो बे? मतलब अगर हम लोग अपने देश में बोले कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ये दो चीजों को तो ले ही नहीं रहे जो आज के वक्त में सबसे टॉप पर चल रहा है। भाई एनर्जी की बात कर ले, फ्यूल की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, इसकी वजह से तो महंगाई है। फूड की बात कर ले, इसकी वजह से तो महंगाई है, यही तो महंगे इसलिए तो महंगाई है। अगर इन्हीं को आप कंसीडर नहीं करोगे कैलकुलेट करते टाइम, तो फिर क्या वो आप राइट बता रहे हो? मेरे भाई बताओ, सरकार ने एक वक्त का टाइम था, उस सरकार ने बोला कि हमने तो भैया कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया। अब वो बोल रहे कौन सा इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया? कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, जिसमें कि आपने फूड को लिया नहीं, एनर्जी को लिया नहीं। प्रैक्टिकली सोचो यार, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो क्या उससे महंगाई नहीं आएगी क्या? डीजल के दाम आसमान छू रहे, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे, गैस के दाम क्या उससे नहीं आएगी? अरे भाई ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फूडिंग महंगी होगी, सारी चीजों पे ओवरऑल फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सरकार कह रही कोर इन्फ्लेशन कम हो गया, तो क्या विपक्ष को हल्ला नहीं काटना चाहिए? बताओ मेरे भाई, सरकार कह रही है कि हमारे इन्फ्लेशन कम हो गया और यूं कह रही कोर इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है, तो क्या विपक्ष को हल्ला नहीं काटना चाहिए? बताओ मेरे दोस्तों, यस और नो? काटना चाहिए मेरे भाई, कुर्सी तोड़ देनी चाहिए। क्यों नहीं करें? मतलब कहने का मतलब यह है कि कोर इन्फ्लेशन इज नॉट गिविंग राइट आउटपुट इंफॉर्मेशन। मेरे दोस्त, जो हम लोगों ने इनपुट किया उससे जो आउटपुट निकल कर आया उसकी बात करें सिंपल शब्दों में। क्यों आउटपुट इनपुट की बात कर रहे हैं? सही महंगाई ये बताएगा जब आप फूड और एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते। तो कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो कि कहीं ना कहीं अदर देन फूड और एनर्जी को लेता है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें कि आपका फूड और एनर्जी दोनों शामिल होते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन फिगर इंक्लूड इन्फ्लेशन इन बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड कमोडिटीज लाइक फूड एंड एनर्जी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इट शोज प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल। बट ठीक है, इन इंडिया इट वाज फर्स्ट टाइम यूज इन फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 व्हेन द गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड दैट इट वाज अंडर कंट्रोल। तब मोदी जी आए। मोदी जी तो हर बार आए मेरे भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल तब मोदी जी होते कहते मित्रों हमने महंगाई कंट्रोल की, और हम जैसे दोस्त पढ़ाने वाले कहते अरे मोदी जी क्यों मजे ले रहे हो, आप कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो और देश में आप फूड और एनर्जी को ले ही नहीं रहे हो, है? तो फर्स्ट टाइम यूज इन द फाइनेंशियल ईयर 2000। अरे उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी मेरे भाई, उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। इट मींस द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर अंडर कंट्रोल। This was criticized by expert on account of excluding food article energy out of inflation. Core inflation exclude food and fuel item from headline inflation. समझ में आ गया ये? सर 2000 में तो मनमोहन सरकार थी भाई साहब, भूल रहे हो? वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी जहां तक है, 96 से।
लगता है सर आप बीजेपी से नाराज हो। अब मैं किसी से नाराज नहीं हूं। पहले मैं राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट लेता था, अब मैंने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो राजनीति मूवी देख लोगे तो उसके बाद लेना ही बंद कर दोगे। चौथा पॉइंट, इट मींस प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर अंडर कंट्रोल। इनका कहने का मतलब है कोर इन्फ्लेशन में इन्होंने क्या किया भाई, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनके प्राइस तो बोल दिए कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन भाई इन्हीं को तो बोल दिया, इन्हीं के बेसिस पे तो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन फ्यूल और ये जो ये है आपका फूड है ये थोड़ी कंट्रोल हो रहे थे। तो कोर में तो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल आ रहे हैं, फूड और फ्यूल तो आ ही नहीं रहा था। कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड प्लस एनर्जी इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन ओनली। या यूं कहेंगे, देखो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, क्या बात है अंकिता जी, वेल डन बेटा। ये इन्होंने लिखा है हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड एनर्जी, ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस एनर्जी एंड फ्यूल। मेरे भाई समझ में आ गया? देन व्हाई यूज कोर इन्फ्लेशन? भाई हर इसलिए कोर इन्फ्लेशन यूज करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा जो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ये कंट्रोल चल रहा है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वजह से जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल चल रहा है। हेडलाइन क्लियर है, कोर क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अभी जैसे हमारे यहां सिचुएशन बॉटल नेक बनी हुई है किसके लिए? मेडिसिन के लिए। बॉटल नेक सिचुएशन है कि नहीं है मेडिसिन के लिए? मेरे दोस्त हाहाकार हो रही, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हो गई थी मेरे दोस्त, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए क्या हो गया था? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मेरे भाई बॉटल नेक सिचुएशन आ गई थी। तो ये बॉटल नेक मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। समझना क्या है मतलब, आपकी डिमांड सही थी, सप्लाई सही थी, लेकिन हुआ क्या कि सप्लाई ऑल ऑफ सडन मेरे दोस्त गिर गई। ऑल ऑफ सडन सप्लाई गिर गई, लेकिन डिमांड तो उतनी थी। अब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गई। डिमांड इज ग्रेटर देन, प्रैक्टिकली समझो भाई साहब, डिमांड यहां पर थी, सप्लाई यहां पर थी। अब सप्लाई खिसक कर यहां पर आ गई, ठीक है। अब डिमांड यहां पर बैठ के करी, ओहो तू तो मेरे भाई नीचे चली गई, ठीक है, और डिमांड मेरे भाई यहां पर है, तो ये ऊपर से बैठ के मुंह नहीं चिढ़ाएगा इसको। मेरे भाई डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई नहीं दिखेगा, हम तो बड़े हैं तुम तो छोटे हो। प्रैक्टिकली बताओ ये सिचुएशन कैसी सिचुएशन है? सर इसमें ये होगा, डिमांड जब ग्रेटर देन सप्लाई होगी तो प्राइस क्या होगा मेरे भाई? बताइए मित्रों क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। याद है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लिंक हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट इज इन्फ्लेशन दैट टेक प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली। सप्लाई एकदम से गिर गई एंड डिमांड रिमेन एट द सेम लेवल। डिमांड तो सेम बनी रही थी, डिमांड तो सेम बनी रही थी। This create excess demand in the economy as the supply cannot match with it and the price rise। रेमडेसिविर एग्जांपल है यार, ताजा ताजा एग्जांपल है। ऑक्सीजन ताजा ताजा एग्जांपल है यार। एग्रीकल्चर अगर बिल्कुल एकदम से धड़ाम हो जाए मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर होगा क्या? आपको तो खाने के लिए जरूरत है ना, डिमांड तो है, नहीं है सप्लाई, फिर क्या होगा? एकदम से प्राइस राइज हो जाएगा। सच सिचुएशन अराइज ड्यू टू सप्लाई साइड एक्सीडेंट। ये सिर्फ सप्लाई साइड एक्सीडेंट की वजह से होता है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया ये? सोनू, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज जस्ट बिकॉज की डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है। और बॉटल नेक इन्फ्लेशन का जो मेन रीजन है, ऑल आर कनेक्टेड। बट अगर हम लोग बोले कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीजन क्या, तो भाई डिमांड बड़ी इसलिए हो गया, ठीक है, सप्लाई उतनी नहीं थी, लेकिन ये सप्लाई की वजह से हुआ है, सप्लाई गिरने की वजह से हुआ। डिमांड नहीं बढ़ी है, डिमांड तो वही थी, बट हाँ यार सप्लाई गिर गई मेरे दोस्त। समझ में आया? सरबाज शुरू से जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो देख सकते हो। अक्षय यार दूर दूर ना हो तो एक कैब कर ले, गाड़ी खींच दे, एग्जाम देके तुरंत निकल जा, 12 को वेरिफिकेशन करा। ये तो हम लोग के हो गए थे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
एक बार और पढ़ लेना रेखा जी, बॉटल नेक। अक्षय भाई तुम भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सज्जन भाई तुम भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार दिमाग जरूर अपना लगाना। सर वॉरियर 8 में भी ये सब कंटेंट होगा, यहाँ यही सेम कंटेंट होगा। कितने मंथ का फाइनेंशियल अवेयरनेस एग्जाम में आता है? ये क्वेश्चन बेकार है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आता है, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। और ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का वॉरियर बैच है, ये मेरे दोस्त 4-4 5 साल पुराना भी पूछ लेगा। इस पीडीएफ अवेलेबल ऑफ वॉरियर 7.0, यस। बेसल 3 का क्लास शुरू नहीं हो रहा, बेसल कराया कब है? अब मैं टॉपिक बता दूं कौन कौन से हमारे रह गए हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मनी मार्केट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, फिर फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दोस्त एनपीए, फिर पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स, उसके बाद आएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, लास्ट में आएगा नेशनल इनकम। 1.5 क्लास इसकी है, ठीक है, और 2 क्लास इसकी हैं, 1.5 क्लास करीब इसकी होगी मेरे भाई, ठीक है। एनपीए की 1 क्लास है, बेसल नॉर्म्स की 1 क्लास है, पीसीए की 1 क्लास है, नेशनल इनकम की 2 और 3 5 6 7 8 9 10, मानकर चलो ये आपका 20-21 तारीख तक ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, बाकी आशीष गौतम जी गुरु टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तुम लोग। उस ग्रुप में मैं मेरे भाई डेडिकेटेडली तुम लोगों के लिए पीडीएफ पोस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब वाली। 57,000 प्लस स्टूडेंट है, आपके प्यार मोहब्बत की वजह से, तो आज ही जाके उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब तक बैठे बैठे 57,336 हो चुके हैं, ठीक है दोस्त। वॉरियर का नोटिफिकेशन कहां पर आता है? आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा, आपको मेल पे आ जाएगा, ठीक है, आपके मेल पे आपकी एप्लीकेशन में। चलो, रिकॉर्डिंग आपको 2-3 घंटे में अवेलेबल हो जाएगी। क्लैक प्री के बाद कैप्सूल लाएंगे, सब कुछ लाऊंगा क्लैक प्री के बाद, सब बताऊंगा। अभी जो बोल रहा हूं उतने पे फोकस करो। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखना। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास ओवर हो गई, पूछ रहा था तो क्लास बेटा ओवर इसलिए हो गई, कंटेंट अपना कंप्लीट हो गया, बजट पूरा कंप्लीट, इन्फ्लेशन पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब वहां से नए से शुरुआत करेंगे। ओके, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।